हेलो एवरीवन, विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इस चैप्टर के बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि हिस्ट्री के तीसरा नंबर चैप्टर है ना। इसके बारे में हमें जानना है। तो क्लास शुरू करने से सबसे पहले हम एक छोटा सा मोटिवेशनल टॉक के साथ शुरू करेंगे, ताकि क्लास अति ऊर्जावान साबित हो। यानी कि ऊर्जावान के साथ आप लोग पढ़िए क्लास में, है ना, ताकि आप लोग को सारी बातें दिमाग में आती रहे। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें से कहा गया है कि देखिए, कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं, यानी कि भगवत गीता का एक थोड़ा सा सार है। ठीक है, देखिएगा, इसमें से बोले हैं श्री कृष्ण ने कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा। यानी कि कृष्ण बोलते हैं कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। यदि कर्म अच्छे लगन के साथ, सच्चे लगन के साथ यदि करते हो तो वो कभी निष्फल नहीं होगी। ठीक है, और हर एक संकट का हल होगा। जितना भी आपका संकट है सब का हल होगा, और वह आज नहीं तो कल होगा, हल होगा, और वो आज नहीं तो कल होगा। वो आपके जो संकट है सभी का हल होंगे, यदि आप अच्छे लगन से, सत्य निष्ठा से अपने कर्म को करते रहें तो। यही कहा गया है। ठीक है, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है, अंत में सत्य की ही जीत होती है, आप सभी को पता है। तो आप अच्छे लगन के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी। ठीक है, आपके पैरों चूमेगी, सफलता आपके पैरों चूमेगी, इतना जान जाइए। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ये चैप्टर बहुत वीवीआई के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, अर्थात ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारतीय बंगाल की दीवानी मिल जाने के बाद, भारतीय बंगाल की दीवानी मिल जाने के बाद इनको किस तरह से अपने शासित क्षेत्र में बना लिया था, और किस तरह से इसे संचालन किया था, ये बंगाल को किस तरह से संचालन किया था, पूरे धीरे धीरे बिहार, पंजाब और दक्षिण भारत को सभी को संचालन किया किस ढंग से, है ना। इसी में पढ़ने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी व्यवस्था, महलबारी व्यवस्था, इसी में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और नील कैसे लाया, नील लाने का क्या नियम था, है ना, नील की कहाँ मांग थी सबसे अधिक, यही सब इस समय पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, पूरी तरह से विस्तार पूर्वक। तो आइए क्लास को एनर्जी के साथ शुरू कीजिए। एक बार बोलिए एनर्जी के साथ, आप है ना, बिल्कुल है ना, एनर्जी के साथ रहिए और क्लास की शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें से समझते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि ग्रामीणों पर किस प्रकार से ये शासन चला रहे थे अंग्रेज, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद। देखिए, बंगाल की दीवानी ये प्राप्त करते हैं मुगल बादशाह, दिल्ली में बैठे हुए मुगल बादशाह से कि कौन प्राप्त कर रहे हैं, अंग्रेज प्राप्त कर रहे हैं। कौन प्राप्त कर रहे हैं, अंग्रेज। ये बंगाल की दीवानी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बंगाल की दीवानी ये ले रहे हैं। बंगाल की दीवानी कब मिलती है, तो इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कंपनी दीवानी बन गई। सबसे पहले कंपनी क्या बन गई, दीवानी बन गई 12 अगस्त 1765 को। यानी कि 1764 में बक्सर की युद्ध होने के बाद कई सारे यानी कि बक्सर की युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय ने, ये कौन है, शाह आलम द्वितीय है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी तैनात कर दिया, यानी कि सौंप दिया कि जाइए आप, बंगाल की दीवानी आपके हाथों में है ना, आप इसको संभालिए। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज के लिए एक बहुत बड़ा निश्चित ही बहुत बड़ा घटना था, है ना। अंग्रेज ऐसा सोचा नहीं था कि भविष्य में हमें, यानी कि पहले अंग्रेज ऐसा सोचा नहीं था कि भविष्य में शायद हमें बंगाल की दीवानी भी मिल जाए, लेकिन इन्हें मिल गया, है ना। एक बहुत बड़ा घटना थी, बंगाल की दीवानी मिल जाना अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा घटना थी, जो कि अंग्रेज का यहीं से तो शासन की नीति शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग पर आर्थिक मामले की मुख्य क्या बन गई, मुख्य शासक बन गई थी। यानी कि मुख्य शासक बन गई थी आर्थिक मामले की, यानी कि जितना भी आर्थिक मामले होगी बंगाल में, सारे का देख रेख करना, उसका मुख्य शासक बन जाना किसकी थी, किसकी थी, अंग्रेजों की, यानी कि कंपनी क्या बन गई, मुख्य शासक बन गई। कहाँ की, बंगाल की। देखिए आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा कहाँ पर बंगाल वाले क्षेत्र है, जरा बताइएगा, क्या यही ना बंगाल वाले क्षेत्र है,
दिख रहा होगा, बंगाल वाले क्षेत्र है। यही क्षेत्र का क्या बन गया ये, यानी कि यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी यानी कि कंपनी को हस्ताक्षर कर दिए, और ताकि आप जाकर के बंगाल को संभालिए, बंगाल के आर्थिक मामले का मुख्य हिस्सेदार बना दिया। ठीक है, और कंपनी को ये बहुत बड़ा घटना लगी, और उसके बाद फिर इसको संभालने का प्रयास करने लगा कि अब कैसे बंगाल को संभाले, यानी कि यहाँ के जनताओं से टैक्स कैसे वसूलें, जनता से किस प्रकार से राजस्व वसूलें, है ना। तो ये बहुत बड़ा दुविधा यहाँ पर लग रही थी इनके लिए। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आगे देखते हैं कंपनी की आमदनी कहाँ से होती थी, सबसे पहले के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन उसकी अभी भी खुद को कोई व्यापार नहीं मानती थी, खुद को एक व्यापार ही मानती थी। यानी कि कहा जाता है ना कि कोई शासक बन जाता है लेकिन खुद को अपना एक व्यापारी ही मानता है, क्योंकि पिछला जो हमारा रीति रिवाज है उसको फॉलो करते करते हम लोग उसी को मानने लग जाते हैं, है ना। हम क्या बन गए वो अभी नहीं मानते, धीरे धीरे बाद में वो आदत पड़ जाता है, आदत पड़ने के बाद मानते हैं। लेकिन कंपनी अभी भी खुद को एक व्यापार ही मानती थी कि हम व्यापार ही हैं, क्योंकि हम भारत व्यापार करने के लिए आए हैं, व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, व्यापार ही करेंगे, है ना। ये इनका शासक बनने से कोई लालच नहीं था। ठीक है, तो कंपनी खुद को एक व्यापार ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आजकल और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। यानी कि वो कैसे वसूल करेंगे, जनता से टैक्स को, कर को कैसे वसूल करेंगे, ये सब के लिए पूरा हिचकिचा रहे थे कंपनी कि हम तो व्यापार करने के लिए उद्देश्य से आए हैं, और आप हमें क्या सौंप दिए हैं, यानी कि जनता से टैक्स वसूलना, राजस्व वसूलना, ऐसा सौंप दिए हैं, हम ये कैसे कर पाएंगे, हम ऐसे व्यवस्था बनाएंगे तो ये सब में पैसा वगैरह खर्च होगा, वो सब कहाँ से आएगा, है ना। सब कुछ के बारे में अपना ध्यान दिया जा रहा था। उसकी कोशिश यह थी, किसकी, कंपनी की यह कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स व्यवस्था हासिल करे और हमें फ़ायदा हो, यही कंपनी की कोशिश रह रही थी। और आप ही बोलिए कि ज़्यादा मतलब कि टैक्स क्यों लगता है, ताकि पता चलता है कि ज़्यादा हमें टैक्स मिले और ज़्यादा मुनाफा हो। सभी लोग मुनाफा चाहते हैं, उसी प्रकार से कंपनी भी यहाँ मुनाफा चाहती थी कि हम तो यहाँ पर मुख्य जो आर्थिक मामले का हेड बन गए हैं, लेकिन उसके लिए हमें अधिक से अधिक मुनाफा भी चाहिए। क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए। तो अधिक से अधिक मुनाफा चाहती थी, उसके लिए अधिक से अधिक मुनाफा चाहती थी, और कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे, है ना। जैसे कि बंगाल में सूती और रेशमी की कपड़े उस समय अधिक मात्रा में मिलती थी, तो उस समय यानी कि कम से कम कीमत पर हम ये सब खरीदे और खरीद करके ले जा करके कहाँ, यूरोप में सेल करें। ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, आगे देखिए। 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुनी हो गई, है ना। बंगाल में 5 साल के भीतर कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली कुल चीज़ों की मूल्य क्या हो गई, दोगुनी हो गई। यानी कि कंपनी जो खरीदी कुल सारी चीज़ें बंगाल के, उसका मूल्य क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, ताकि दोगुना करेंगे तो राजस्व हमें ज़्यादा आएगा, टैक्स हमें ज़्यादा आएगा, तो मूल्य क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। और दोगुना करने के बाद वो क्या करने लगे, वो बेचने लगे दोगुना दाम पर, यानी कि वो मनचाहा व्यापार करने लगे। यानी कि व्यापार का कोई सीमित नहीं था, कितना मूल्य निर्धारित करेंगे ये सब का कोई सीमित नहीं था, जितना मर्जी उतना में देते हैं। आप बताइए, सामान यदि कम रहेंगे या कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो सामान की कीमत तो बढ़ ही जाएंगे ना, सामान की कीमत बढ़ ही जाएंगे। यदि पैसा की मात्रा ज़्यादा है, सामान की संख्या कम है, तो सामान की कीमत बढ़ जाएगी। वैसा ही हुआ था। ठीक है, वैसा ही हुआ था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी। कंपनी जो था ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी 1865 से पहले। यानी कि जब कंपनी जब दीवान बनी थी उससे पहले ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और उसके बदले में सामान खरीदती थी। और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, इन्हीं चीज़ों के बदले सोने का आयात करती थी तो सामान खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही, अब बंगाल में जो राजस्व से इकट्ठा होता था पैसा, उसी से अब खरीदने लग गई। अब ब्रिटेन से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए, एक चीज़ तो पता चला कि ब्रिटेन से जो सोना चांदी का आयात हो रहा था वो तो रुक गया, कंपनी के लिए वो रुक गया। ब्रिटेन में सोना चांदी ब्रिटेन में रह गया, अब भारत नहीं आने लगा, यानी कि वो रुक गया। अब बंगाल में जो राजस्व इकट्ठा होता था उसी के जरिए ही क्या करने लगे, वो कंपनी अपना
मतलब क्या करने लगे, कंपनी अपना उसी के जरिए ही चीज़ों को खरीदी जा सकती थी, ठीक है, खरीदी जा सकती थी, ठीक है। अगला देखिएगा, आगे देखिएगा, इसी प्रकार से बंगाल में अलग प्रकार से टैक्स जमा करने के लिए आते हैं अस्थाई बंदोबस्त। क्या आते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब यही है, जिसको लाने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त को लाए थे किसानों से सीधे, किससे, किसानों से नहीं, सीधे तौर पर राजाओं और तालुकदारों से समझौता किए। राजा और तालुकदार और जमींदारों से समझौता किए कि आप इस एरिया के सबसे बड़ा मालिक दिखते हैं, तो आप ही राजस्व इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके हमको दीजिएगा, है ना। जो भी राजस्व होगा अपना तय कर दिया गया था, ठीक है, राजस्व तय कर दिया गया था 9/10वां भाग, ठीक है। 10 भाग आप यदि राजस्व जमा कीजिएगा, उसमें से 9 भाग हमको दीजिएगा, 9 भाग हमको दीजिएगा, अब बाकी 1 भाग आप रखिएगा। ऐसा कंपनी के द्वारा बोला गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। ऐसा ही मतलब समझौता हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं नोट, उससे पहले देखेंगे 1765 के बाद, 1765 में जब कंपनी को मिल गया था दीवानी, तो 1770 में अकाल पड़ गया, बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया। बंगाल में 1770 में अकाल पड़ा तो बंगाल में 1/3 आबादी, लगभग 1 करोड़, लगभग कितना, 1 करोड़ आबादी समाप्त हो गई। 1 करोड़ आबादी समाप्त हो गई बंगाल में 1770 में अकाल पड़ने पर। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आगे देखते हैं। सोच रहे हैं 1 करोड़ बहुत होती है, यानी कि 1 करोड़ आबादी उस दौरान समाप्त हो गई, यानी कि 1/3 आबादी बंगाल में जितना थी उसका 1/3 आबादी अकाल में ही समाप्त हो गई। सोचिए, इतनी भयानक महामारी फैल गई थी, एक प्रकार से सोचा जा सकता है, भूखमरी अकाल के कारण। आगे देखिएगा, राजाओं और तालुकदारों को जमीन, अब यहाँ पर देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त क्या है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1793 में। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दिया गया। किसको, राजा को और तालुकदारों को और जमींदारों को, इन सब को मान्यता दिया गया किसके रूप में, कि आप टैक्स वसूलिए। टैक्स वसूलने के लिए इन्हीं लोगों को चुना गया। फिर आगे, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी से राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किन्हें, इन्हीं को, यानी कि इन्हीं को जिम्मा सौंपा गया। किसके लिए, किसानों से लगान वसूलने और कंपनी से राजस्व चुकाने का। फिर आगे बोला गया है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हमेशा के लिए निश्चित तय कर दिया गया था। यानी कि जो अस्थाई बंदोबस्त था, राजस्व हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था, तय कर दिया गया था, ताकि भविष्य में कभी बढ़ेगा या घटेगा नहीं। चाहे अकाल पड़ जाए या भूखमरी आ जाए या फिर फसल नहीं उपजे, फसल का उपजाऊ नहीं हो या फसल का अधिक उपजाऊ हो, उसमें कंपनी का कोई लेन देन नहीं है। आपको राजस्व इतना भरना है तो भरना है ना। किसानों के पास पैसा रहे या नहीं रहे, आपको राजस्व भरना है तो भरना है, यानी कि कोई इजाफा भविष्य में नहीं किया जा सकता था। इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त लाए थे। इस व्यवस्था में क्या किया गया था, इस व्यवस्था में किया गया था 9/10वां भाग, 9/10वां भाग तय कर दिया गया था, राजस्व के रूप में तय किया गया था। यानी कि जमींदारों और तालुकदारों, राजा तालुकदारों और जमींदारों से 9 भाग लेंगे, जितना कलेक्ट करेंगे 9 भाग ये ले लेंगे कंपनी, और बाकी 1 भाग वो छोड़ देंगे उन्हीं के पास, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ मुनाफा चाहिए, है ना। ऐसा ही थोड़ी ना ये सब लेंगे कि हम काहे वसूलने जाएंगे, वसूलने के लिए मुनाफा भी तो होने चाहिए, तो मुनाफा उन्हें 1 भाग मिलेगा, ऐसा था, है ना। ये सब सवाल को ध्यान में रखिएगा। फिर ऐसा ही हुआ, ऐसा ही बंगाल में ये आए। बंगाल में क्या आए, राजस्व व्यवस्था एक कौन सा आए, बताइए, अस्थाई बंदोबस्त। कौन आए, अस्थाई बंदोबस्त। कब लाया गया, ध्यान में रखिए, कब लाया गया था, बताइए। कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। बताइए, बंगाल में अकाल कब पड़ी, बंगाल में अकाल कब पड़ी बताइए, जिसमें से लगभग 1/3 भाग समाप्त हो गया, तो कब पड़ी, 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त फिर बाद में विफल हो गया। क्या हो गया, विफल हो गया। विफल होने के कारण क्या था, माना कि यदि कोई लैंड है, इस लैंड पर कितना भी फसल उपजाऊ कर लेते हैं, ठीक है, और
फसल उपजाऊ करने के बाद यदि ना तो कोई नहर का सुविधा हो, ना कोई पानी की सुविधा हो, क्योंकि यहाँ पर तो फसल हो रही है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, और बस इससे राजस्व आप लिए जा रहे हैं, राजस्व लिए जा रहे हैं, किसान लोग बेचारे परेशान हैं, तो बताओ भूमि की भी तो सुधार होनी चाहिए। भूमि जब तक सुधरेगी ही नहीं तब फसल कहाँ से उपजेगी। तो भूमि की सुधार के लिए खर्च करनी पड़ती है सरकार को। वैसा खर्च कोई कर ही नहीं रहा था, वैसा खर्च किसान ही केवल कर सकता था। किसानों के पास सीमित मात्रा में पैसे थे तो कितना वो खर्च करते। खर्च करने के लिए जमींदार और ताल्लुकदार ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सीधा राजस्व कलेक्ट करने पर ध्यान दे रहे थे, जमा करने पर ध्यान दे रहे थे। ऐसा भूमि पर कोई खर्च नहीं किया गया, जिस कारण से किसान लोग दिन प्रतिदिन इसका फसल बर्बाद होते गया और फसल नहीं का उपजाऊ बहुत कम होते गया, तो भूमि जंजर होते चली गई, तो किसान लोग दयनीय होते चले गए। आप बताओ दयनीय हो जाएंगे तो क्या वो बोलेंगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, मेरा जान ही ले लीजिए, जान ही ले लीजिए, है ना। इसी प्रकार से जब वो नहीं देगा तो विफल ही हो जाएगा ना, ये राजस्व व्यवस्था विफल ही हो जाएगा, क्योंकि राजस्व इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है। देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, एक को मारिएगा, दो को मारिएगा, सबको थोड़ी ना मार दीजिएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे प्रक्रिया हो रही थी। जमींदारों ने भूमि सुधारों में खर्च नहीं किया, जमींदारों ने भूमि को सुधार में कभी खर्च नहीं किया, बस उससे राजस्व जमा करने पर ध्यान दिया। ठीक है, क्योंकि उसे तो मुनाफा चाहिए, क्या चाहिए, मुनाफा। कौन पैसा खर्चा करके जमीन को सुधारेगा, कोई नहीं, उसे मुनाफा चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था कंपनी ने बनाई ही नहीं थी। ठीक है, आगे देखिएगा। राजस्व अधिक होने से जमींदार इसे चुका नहीं पाते थे। राजस्व जब ज़्यादा हो जाता तो जमींदार नहीं चुका पाती थी तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। जमीन जिसका होता था, जमीन का मालिक जो होता था उसका ज़मीनें छीन लिया जाता था। अब वो ज़मीन आ जाता था बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, बड़े बड़े साहूकारों के पास आ जाता था, बड़े बड़े साहूकारों के पास आ जाता था, है ना, व्यापारी के पास आ जाता था। फिर ज़मीन किसानों से छीन ली जाती थी। अब वो कहाँ से खेती करेंगे, खेती भी नहीं कर पाएंगे। वैसा ही राजस्व हमेशा के लिए तय होना था, राजस्व हमेशा के लिए तय था। भविष्य में कभी बढ़ता घटता, यानी कि परिस्थिति के अनुसार से, जब फसल अच्छी पैदावार हुई तब उस समय बढ़ता, जब फसल की अच्छी पैदावार नहीं हुई तो उस समय घट जाता, तो ठीक था, है ना। लेकिन ये हमेशा के लिए तय था, जो सही नहीं था, जिस कारण से अस्थायी बंदोबस्त क्या हो गए, विफल हो गए। ठीक है, विफल हो गए। अब ऐसा नहीं कि विफल हो गया तो हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, आगे फिर शुरू होते हैं, फिर क्या होते हैं, रैयतबारी व्यवस्था। ये विफल होने के बाद फिर कौन आते हैं, रैयतबारी व्यवस्था। रैयतबारी व्यवस्था जो देखने को मिलते हैं ये बंगाल के क्षेत्रों में नहीं बल्कि कहाँ देखने को मिलते हैं, देखिएगा। रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, कहाँ, मद्रास में, कहाँ पर, मद्रास में, यहाँ पर, ठीक है, मद्रास में, यहाँ पर मद्रास, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी के कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने बारामहल, कहाँ पर, बारामहल जिले में 1792 में लागू किया था। सबसे पहले रैयतबारी व्यवस्था किसने लागू किया था, ध्यान में रखिएगा, किसने लागू किया था, अलेक्जेंडर रीड ने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने बारामहल में, बारामहल जिले में लागू किया गया था। 1792 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसके बाद थॉमस मुनरो ने 1820 में पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। किसके द्वारा, किसके द्वारा लागू किया गया पूरे मद्रास में, ये किसके द्वारा, थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में, 1820 में। अब ये व्यवस्था क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आगे समझेंगे, है ना, कैसे कैसे लागू हुआ पता चला होगा आपको, ध्यान में इसको रखिएगा। फिर है, यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, यानी कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी ये व्यवस्था मुख्य रूप से। इसके अलावा यह असम और कुर्ग कर्नाटक प्रांतों में भी लागू किया गया था। यह असम में भी और कर्नाटक में भी लागू किया गया था। कहाँ कहाँ दिख रही है असम कर्नाटक, देखिए यही तो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक और असम में, कर्नाटक और असम में भी लागू किया गया था, है ना, कर्नाटक और असम में भी ये व्यवस्था लागू किया गया था। तो पूछा जाएगा कि रैयतबारी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो ध्यान में रखिएगा कहाँ कहाँ लागू हुआ रैयतबारी व्यवस्था। तो मद्रास में तो हुआ, मद्रास के सबसे पहले बारामहल जिले में लागू हुआ, जिसके द्वारा, तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। उसके बाद फिर कहाँ हुआ, थॉमस मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास में लागू हुआ। उसके बाद फिर कहाँ हुआ लागू, फिर लागू हुआ असम में और कुर्ग कर्नाटक में प्रांतों में लागू हुआ, असम और कर्नाटक में लागू हुआ। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आगे इसी प्रकार से ये लागू होता है। ठीक, यहाँ पर देखना है कि रैयतबारी व्यवस्था में क्या था, इसका क्या
प्रक्रिया था, है ना, क्या होता था, इसके में समझेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में लगभग 51% भूमि पर लागू किया गया था। भारत में लगभग 51% भूमि पर लागू कर दिया गया था, यानी कि आधा आधी से भी अधिक भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज सीधे किसानों यानी कि रैयतों से कर वसूली करती थी, क्योंकि इसमें बीच में बिचौलिया जमींदार को नहीं रखा गया था। जो बिचौलिया जमींदार था, किसानों से राजस्व इकट्ठा करके अंग्रेजों को, कंपनी को देना, ये बिचौलिया नहीं था। बिचौलिया को हटा दिया गया, आप सीधे किसानों से ही वसूलेंगे, आप सीधे किसानों से ही वसूलेंगे। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का मालिक माना जाता था, किसान को ही भूमि का मालिक माना जाता था और उन्हीं से वसूला जाता था। क्या वसूला जाता था? ये वसूला जाता था जो राजस्व वसूला जाता था। क्या वसूला जाता था? राजस्व वसूला जाता था। वो कौन से किसान से वसूले जाते थे? वो वसूले जाते थे परंपरागत किसान से, जो किसान परंपरा रूप से खेती ही करते चले आ रहे हैं, यानी कि उनके पूर्वज खेती से पर ही निर्भर थे और आगे कोई बिजनेस नहीं था, उनका खेती ही था और अभी भी खेती ही करते चले आ रहे हैं। उनसे वसूला जाता था कि आसपास के एरिया से आप ले लीजिए राजस्व, इकट्ठा करके हमें दे दीजिए, है ना। क्योंकि अंग्रेज ऐसा सोचते थे, कंपनी ऐसा सोचते थे कि किसानों का दर्द शायद किसान ही समझ सकता है, इस कारण से हम इन्हीं को सौंप देते हैं, यही राजस्व इकट्ठा करके हमें दे देंगे और बीच में बिचौलियों का कोई मामला नहीं रहेगा, यही अंग्रेज सोच रहे थे। ठीक है, मुनरो का यह मानना था, टॉमस मुनरो का यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि टॉमस मुनरो ये कहता था कि अंग्रेज जो है उनको पिता की तरह, क्योंकि किसानों को पिता की तरह उनको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है अन्नदाता हैं, ये ही अन्न देते हैं, है ना, और इनके बदौलत ही हम लोग रह रहे हैं। ये राजस्व देते हैं तो हम लोग इतना उछल कूद कर रहे हैं, तूफान मचा रहे हैं, है ना। ऐसा मुनरो का मानना था, है ना। इन्हें पिता की तरह हमें माननी चाहिए, जिस कारण से देखो समझौता करते हुए देखिए किसानों से ही सीधे समझौता कर रहे हैं। किससे समझौता कर रहे हैं? परंपरागत किसानों से ही समझौता कर रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में। आपको शायद दिख गया होगा। ठीक है, देखिएगा आगे। फिर लगान की दर भूमि की उपज और गुणवत्ता के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। यानी कि लगान की दर कैसी होगी? भूमि के अनुसार से, और उस पर उपज कैसा हो रहा है। अच्छा उपज हो रहा है तो अच्छा लगान हमें चाहिए, खराब उपज है तो खराब लगान चाहिए। ऐसा परंपरागत किसान ही सोच सकते थे, क्योंकि वही तो खेती करते थे और आसपास के लोगों के बारे में कि पड़ोसी में कितना उपज हुआ, पड़ोसी में कितना उपज हुआ, सब तो वही पड़ोसी ही पता रखता है ना। पड़ोसी के बारे में पड़ोसी ही जानता है। तो इसी कारण से किसको, रैयतवाड़ी में किसानों को ही सौंप दिया गया, परंपरागत किसानों को ही सौंप दिया गया कि भूमि की उपज और गुणवत्ता के आधार पर लगान वसूली किया जाने लगा, निर्धारित किया गया, जो प्रायः उपज के आधा हिस्सा होता था। उपज के आधा हिस्सा था, यानी कि जितना उपज होगी उसका आधा हिस्सा अंग्रेजों को चाहिए, जितना उपज होगी उसका आधा हिस्सा किसको चाहिए? अंग्रेजों को चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था फिर विफल हो गया। विफल होने के कारण क्या था कि अस्थाई बंदोबस्त में 9/10वां हिस्सा, यानी कि जितना उपज होता था, जितना जमा करता था राजस्व, उसका 9/9वां भाग जमा कर रहा था। कौन जमा कर रहे थे? 9वां भाग ये जमा कर रहे थे जमींदार और तालुकदार लोग। ये लोग जानबूझ करके जहां 100 रुपया टैक्स लेना रहता था वहां 1000 रुपया टैक्स लेते थे। 100 रुपया टैक्स में इनको 1 ही रुपया बचता था, नहीं 10 रुपया बचता था। 100 रुपये टैक्स में 10 रुपया बचता था और 90 रुपया किनको देना पड़ता था? अंग्रेज को। लेकिन 1000 रुपया टैक्स में इन्हें 100 रुपया बच रहा था, वही टाइम में 100 रुपया बच रहा था और इन्हें 900 रुपया अंग्रेजों को देना पड़ा। जहां 10 रुपया बचाने के चक्कर में 100 रुपया बचाना चाहता था, 100 से 1000 बचाना चाहता था, इस कारण से टैक्स ज़्यादा लेता था। टैक्स ज़्यादा लेता था, अंग्रेजों को ज़्यादा मिलता था, तो अंग्रेजों को खजाने में ज़्यादा जमा होता था। अंग्रेजों के खजाने में टैक्स ज़्यादा जमा होता था, जितना मर्जी उतना जमा होता था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जितना उपज हो रहा है ये तो फिक्स नहीं किया गया, उसी के हिसाब से तो राजस्व में निश्चित रूप से है कमी आएगी। कौन सा राजस्व में कमी आ जाएगी? अंग्रेजों के खजाने में राजस्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें राजस्व अधिक मात्रा में आ रहा था, लेकिन किसानों की हालत खराब हो रहा था। लेकिन इसमें किसानों का हालत सही हो रहा है, तो अंग्रेजों के राजस्व में कमी आ रही है। अंग्रेजों के राजस्व में कमी आ रही है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था विफल होने के कारण जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में, जमीन से जो होता था आमदनी उसको बढ़ाने के चक्कर में अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया था। इसमें भी राजस्व तय कर दिया गया था, जिससे किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और जो अधिकारी आते थे राजस्व
इकट्ठा करने के लिए। अब वही जो राजस्व कम कलेक्ट हो रहा था, तो अधिकारी आया कि कम काहे कलेक्ट हो रहा है, हम ज़्यादा राजस्व कर देते हैं किसानों से, डायरेक्ट किसान से ही तो लेते हैं, किसान से ही लेते हैं, हम ज़्यादा राजस्व कर देंगे, जिस कारण से किसान भी नहीं चुका पाता था और ज़्यादा राजस्व भी आता था। और इस कारण से आगे देखिए, रैयत गाँव से भाग रहे थे और आशावादी अफसर की उम्मीद थी कि यह कई नई व्यवस्था किसानों की उद्यमशील बना देगी, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसानों को उद्यमशील नहीं बना पाया। ठीक है, देखिएगा महलबारी व्यवस्था, इसमें देखिएगा कि महलबारी व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू किया गया, जो उत्तर प्रदेश के इलाके में अधिकतर प्रांत पड़ते हैं, जिसे प्रांत मध्य प्रदेश, मध्य पंजाब, गंगा नदी के घाटी में इत्यादि में लागू किया गया था। यानी कि मध्य प्रदेश में, पंजाब में और गंगा नदी के घाटी में लागू किया गया था। ये कौन सा व्यवस्था, ये गंगा नदी है, इसके घाटी में, ये आसपास के इलाके में लागू किया गया था। कौन सा व्यवस्था, ये था महलबारी व्यवस्था, है ना, महलबारी व्यवस्था लागू किया गया था। यह व्यवस्था 1822 में होल्ट मैकेजी द्वारा लाया गया था। होल्ट मैकेजी द्वारा 1822 में ये महलबारी व्यवस्था लागू किया गया था, और इसके बाद 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने के तहत संशोधित कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो आया, उनके द्वारा क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। कब संशोधित किया गया, 1833 में। ठीक है, इन्हें संशोधित कर दिया गया। ठीक है, कब संशोधित, 1822 में आया था होल्ट मैकेजी के द्वारा। कहाँ लाया गया था, ध्यान में रखिएगा, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और गंगा तटीय मैदानों में, गंगा के तटीय मैदानों में, यानी कि ये उत्तर भारत में, उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग में ये क्षेत्र आते थे। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ये लागू किया गया था। आगे देखते हैं, आगे मतलब यही सब क्षेत्र में लागू किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महलबारी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत से लगभग 30% भूभाग पर लागू किया गया था। महलबारी व्यवस्था पूरे भारत के 30% भाग पर लागू कर दिया गया था, है ना, राजस्व इकट्ठा करने का। अभी तक राजस्व ही इकट्ठा हो रहा है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानिए। देखिए, इसमें मुखिया को राजस्व संग्रह का जिम्मा सौंपा गया, यानी कि गांव का जो मुखिया होता है, इनका कहना था कि गांव में एक बहुत बड़ा, यानी कि गांव का एक परंपरा रहा था। क्या रहा था, परंपरा, जिसमें से परंपरागत रूप से मुखिया को प्रधान माना जाता था, गांव के प्रधान माना जाता था। ठीक है, मुखिया को, इन्हीं को बोला गया कि आप ही अपने गांव से पूरा इकट्ठा कीजिए राजस्व और हमें सौंपिए, है ना, मुखिया को सौंपा गया था, गांव के मुखिया को तो जनता ही चुनते हैं, है ना। उसी प्रकार से जिसका उद्देश्य भू राजस्व प्रणाली को अधिक कुशल और न्याय संगत बनाना था, यानी कि भू राजस्व प्रणाली को, राजस्व इकट्ठा करने को अधिक न्याय संगत बनाना था, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो राजस्व देने में, और ना कोई दुविधा आए और ना कभी विफल हो। अंग्रेज क्यों चाहेगा कि विफल हो, क्योंकि इन्हें दोबारा बनाना पड़ता है। अंग्रेज कोई चाहेगा दोबारा बनाना पड़ता है, कोई नहीं चाहेगा कि विफल हो, लेकिन विफल हो जाता है क्योंकि कोई असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी किसान असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी अंग्रेजों के खजाने खाली होने लगते हैं, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। शुष्क भूमि पर की दरों पर 50%, आर्द्र भूमि पर दरों पर 60% ऐसा राजस्व तय कर दिया गया था। जो शुष्क भूमि रहेगा उस पर 50% और जो आर्द्र भूमि रहेगा, जो पानी वाला भूमि रहेगा, उस पर 60%, क्योंकि इस पर फसल की उत्पादन अधिक होगी या इस पर फसल की उत्पादन कम होगी। ऐसा राजस्व इकट्ठा करने के लिए तय कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। महलबारी व्यवस्था के राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइशें रखी गई थी कि समय समय पर इसमें बदलाव होते जाएगी, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार से जब राजस्व अधिक इकट्ठा कब करेंगे, जब फसल की उत्पादन अधिक हो। फसल की उत्पादन अधिक होगी तो राजस्व अधिक जमा लेंगे, और फसल की उत्पादन यदि कम होगी तो राजस्व उस समय घटा देंगे। यानी कि समय समय पर संशोधन करने की गुंजाइशें इसमें रखी गई थी, इसमें 30 वर्षों तक रखी गई थी। किसमें, इसकी अवधि 30 वर्षों तक रखी गई थी। यह व्यवस्था जमींदार और रैयतबारों के बीच की प्रणाली है। किसके बीच में है, जमींदार और रैयतबार, जमींदार है और रैयतबार, इन दोनों के बीच की प्रणाली है, ताकि इन दोनों के बीच में जो मुखिया आते हैं, मुखिया ही कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता था। देखिए फिर आगे है,
आगे है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें यूरोप के लिए फसल, अब राजस्व इकट्ठा वाले पद्धति चलते रहा और ये वाला मुखिया वाला पद्धति कुछ सही काम किया और रैयतवारी पद्धति भी कुछ सही काम किया, ठीक है ना। तो आगे फिर आगे देखते हैं कि यूरोप के लिए कौन कौन सी फसल जो थे कि भारत में उपजाऊ होते थे और उसका बहुत डिमांड था, मांग था। यूरोप में जो फसल जो थे वो फसल बहुत मांग थे, भारत वाले फसल जो भारत में इसका उपजाऊ होता था, है ना। देखते हैं कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। यानी कि कंपनी जो था भारत में नील और अफीम की खेती पर पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि इसकी मांग पूरा यूरोप में पूरा यानी कि हर जगह इसकी मांग थी और अधिक कीमतों पर बिकती थी। कंपनी को मुनाफा ज़्यादा इनसे होता था, इसीलिए इसकी खेती पर पूरा जोर दिया। इसके जोर देने के लिए क्या किए इन्होंने, लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। किसी न किसी फसल के लिए किसानों को हमेशा मजबूर करते रहे कि आप ये फसल कीजिए तो कीजिए, आपको करना पड़ेगा। यानी कि नील की फसल कीजिए, कभी कभी अफीम का फसल कीजिए, आपको करना पड़ेगा। और करने पर मजबूर करते थे कि जो किसान नहीं भी करना चाहते थे उस फसल की खेती, उनसे ज़बरदस्ती करवाया जाता था कंपनी के द्वारा, ठीक है। जैसे बंगाल में पटसन की खेती, असम में चाय की खेती, संयुक्त प्रांत में यानी कि अलग बीच वाले क्षेत्रों में, वर्तमान में कहाँ, उत्तर प्रदेश पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। वहाँ गन्ना की खेती, ये सब की खेती करवाया जाता था। ध्यान में रखिएगा, बंगाल में पटसन की खेती, असम में चाय की खेती, और संयुक्त प्रांत यानी कि कहाँ, उत्तर प्रदेश के इलाकों में गन्ना की खेती, और पंजाब में गेहूँ की खेती, और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास की खेती ऐसी, और मद्रास में चावल की खेती इतना करवाई जाती थी, ठीक है। किसके द्वारा करवाई जाती थी? कंपनी के द्वारा, है ना, और होती भी थी। फिर आगे उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए सब की खेती अलग यहाँ पर खेती होती थी, हाँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए भारत के फसल को ही सबसे ज़्यादा मांग क्यों थी? क्योंकि भारत कहाँ पड़ते हैं, जरा देखने का प्रयास कीजिए। भारत जो है कौन सा कटिबंधीय में आते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कौन सा कटिबंधीय है? ये कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय। कौन से है? उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ से यहाँ के वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र कहते हैं ना, जिसमें उष्ण और शीत दोनों आ जाते हैं। ये भी समशीतोष्ण कटिबंधीय। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होने के कारण जिस कारण से यहाँ पर फसल भी अधिक हो गए, तो वही भारत वाले इलाका आते हैं। यहाँ पर जो फसल होगी वो शायद इधर बहुत कम होगी, है ना, इधर की मांग सबसे अधिक थी, है ना। ऐसा अफ्रीका की भी स्थिति ऐसा ही थी, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही स्थिति थी। लेकिन भारत के बारे में जान रहे हैं तो भारत के बारे में समझ रहे हैं तो कुछ ऐसा, ठीक है। तो सभी भारत वाली जो फसल था नील और अफीम, ये हर जगह मांग थी, अमेरिका तक इसका मांग थी, ठीक है, हर जगह इसकी मांग थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी, आप देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना, और कहीं नहीं पाए जाते हैं। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादन करने की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करने लगे। 13वीं शताब्दी में यानी कि 1200 से 1300 ईस्वी के बीच में, 1200 से 1300 ईस्वी के बीच में क्या होने लगे, ये भारतीय नील की मांग यहाँ पर बढ़ गई। क्या बढ़ गई भारतीय नील की मांग? क्योंकि यहाँ पर इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जो कपड़ा जो उत्पादन करती थी, वहाँ पर कपड़ा जो उत्पादन करती थी, इन कपड़ा के लिए नील की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, है ना, क्योंकि वो नील भारत से ही आती थी। कहाँ से आती थी? भारत से। तो भारत में नील की खेती पर अधिक जोर दिया गया, है ना। यूरोप उत्पादक बैगनी और नीले रंग का बनाने के लिए बोर्ड शीतोष्ण नामक पौधे का इस्तेमाल किया करते थे। यूरोपीय देश पहले कलर किससे करते थे? तो बैगनी और नीला रंग का एक बोर्ड पौधा था। कौन सा था? बोर्ड पौधा था। उस पौधा से ये लोग अपना कलर करते थे। लेकिन बोर्ड पौधा कुछ ऐसा दिखती थी, ठीक है, जो कि उससे कलर बहुत फीका लगता था। लेकिन नील का अलग ही बात था, भारतीय नील की अलग ही बात थी। इसको कलर कर देने के बाद कपड़ा में अलग सा रौनक और चमक आ जाती थी, और उसकी मांग भी बढ़ जाती थी। इसीलिए भारतीय नील की बहुत अधिक मांग थी, ठीक है। जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा बोर्ड का पौधा उगता था, है ना। लेकिन ये
उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। कैरिबियन द्वीप समूह में के स्थित सेंट डोमिगियो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील और पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला ने स्पेनिश लोगों के नील की खेती करने के लिए कहा, है ना। स्पेनिश लोग नील की खेती करने के लिए कहा। मतलब कि हर क्षेत्र वाले इलाके में नील की खेती करवा रहे थे, जहाँ जहाँ नील की खेती ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय नील की बहुत डिमांड थी, नील की बहुत मांग थी। उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती करने का प्रारंभ हो गया। उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती वहाँ करने का प्रारंभ हो गया, क्योंकि वहाँ भी नील की उपज होती थी, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने से उसके कपास उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु इस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया। ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण होने के बाद इसमें कपास का उत्पादन में वृद्धि हुआ, जिस कारण से क्या हुआ, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में नील का आयात बंद हो गया। यानी कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो आ रहा था नील, यूरोप आ रहा था, वो बंद हो गया। ब्रिटेन क्या हो गया, बंद हो गया, आना बंद हो गया। तो भारत से ही डिमांड होने लगा। जब अमेरिका से आ रहा था नील, वो बंद हो गया। ब्रिटेन से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था, वेस्ट इंडीज से आ रहा था, वो सब बंद हो गया। तो भारत का ही नील का मांग होने लगी, जो कि कब 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया। जिस कारण से भारतीय नील की मांग बढ़ गई। यानी कि दुनिया में नील का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होने लगा, इस कारण से भारत से नील का मांग हो गया। ब्रिटेन द्वारा भारत से नील आयात 1788 में 30 प्रांतीय, जबकि 1810 में यह 19% हो गया। यानी कि 1788 में 30% था भारतीय नील की मांग। ब्रिटेन में जो मांग हो रहा था भारतीय नील की, मात्र 30% होती थी, बाकी इधर उधर से आता था। लेकिन 1810 पहुँचते 95% भारतीय नील की मांग हो गई। 95% भारतीय नील की मांग होने लगी। कहाँ, ब्रिटेन, यानी कि यूरोप। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज खेती होती थी, एक रैयती खेती होती थी। भारत में नील की खेती दो तरीका से, एक निज की खेती और रैयती खेती होती थी। ये दोनों खेती कैसी है, निज की खेती कैसे होते थे, ये ब्रिटेन वाले यानी कंपनी करवाते थे। कैसे होते थे, इस समय व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। यानी कि खुद जिसका जमीन है उसको अंग्रेजों द्वारा फिक्स कर दिया गया कि आप अपने जमीन पर ये सब खेती करते हैं, लेकिन कुछ जमीन पर नील की खेती कीजिए और खुद से कीजिए, अपना खुद मुनाफा कीजिए, और ये नकदी फसल है, इसको बेचिएगा तुरंत पैसा मिलेगा। इसे नकदी फसल के रूप में भी जाना गया। नील की खेती और अफीम की खेती, इसको नकदी फसल के रूप में भी जाना गया। ध्यान में रखिएगा, समझ में आया। तो ब्रिटेन वाले यानी कि जो किसान खुद से खेती करेंगे, इसमें किसी व्यापार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, खुद से खेती करेंगे, अपना फसल को उपजा कर बेचेंगे, तो वो क्या, निज की खेती कहलाया। कैसा, निज खेती कहलाया। और करते थे, उत्पादन करते थे, या तो जमीन का खरीद लेते थे, या दूसरे के जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे, या किराए पर जमीन ले लेते थे, उस पर खेती करते थे। लेकिन खुद से करते थे, खुद मुनाफा कमाते थे ये किसान, और है ना, और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे खुद से, है ना। ये निज की खेती था। कैसा खेती था, निज की खेती था, यानी कि खुद से खेती करते थे। जिससे गांव में देखे जाते हैं अक्सर सभी किसान लोग खुद से खेती करते हैं, मजदूर को लगाते हैं, भाड़ा पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं खेत, यानी कि अलग अलग प्रकार से खुद से खेती करते हैं, तो वो नील की खेती ही माना जाता है। ठीक है, इतना पता चला होगा। आगे देखते हैं समस्या क्या था इसका। समस्या क्या था नील की खेती करने का, इसमें से था कि बड़े बड़े भूखंड उपलब्ध ना होना। समस्या आ गया, नील की खेती होती थी। और एक है रैयती तरीका। रैयती तरीका में होता था कि जो नील बगान मालिक थे, ये नील बगान मालिक अपना खेती तो नहीं करते थे, बहुत सारे किसानों को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, उनके सारे ज़मीन को भाड़ा पर वो ले लेते थे। ठीक है, भाड़ा पर ले लेते थे, उन पर मजदूर लगवा करके ये कंपनी ही नील की खेती करवाते थे, मजदूर लगवा करके, और अपना सारा मुनाफा कंपनी रखते थे, मजदूर को मजदूरी देते थे। ऐसा नील की खेती करवाते थे। ये था कौन सा, रैयती तरीका से, है ना। और
फिर आगे बड़े बड़े भूखंड उपलब्ध ना होना, इसके लिए अब इसमें समस्या आ रही थी नील की खेती करने में कि बड़ा बड़ा भूखंड उपलब्ध नहीं हो रही थी, छोटा छोटा भूखंड ही मिल रहा था किसानों को खेती करने के लिए, है ना। यही समस्या हो रहा था, किसानों से टकराव हो रहा था, किसान से टकराव ही इसीलिए हो रहा था, किसान चाह रहा था कि मैं इस जमीन पर कुछ और फसल उपजाऊं, लेकिन कंपनी जबरदस्ती चाहती थी कि नहीं, इस जमीन पर आपको नील की खेती ही करनी पड़ेगी। नील की खेती का एक खासियत है, किसान लोग इसको करने से बहुत कतराते थे। क्यों कतराते थे? क्योंकि जिस जगह पर नील की खेती होती थी वो जगह कुछ समय के लिए बंजर पड़ जाती थी, कुछ समय के लिए बंजर पड़ जाती थी, उसकी जमीन कुछ समय के लिए बंजर पड़ जाती थी, वहां पर फसल नहीं होती थी। इस कारण से किसान लोग नील की खेती करने से कतराते थे हमेशा। फिर वही बात बोला गया है कि मजदूर का इंतजाम मुश्किल होता था, मजदूर भी नहीं मिल पाता था इसके लिए, और हल और बैलों का अभाव था। हल और बैलों को के लिए ज़रूरत होता था कुछ अलग अलग प्रकार के खेती में करने के लिए, लेकिन नील की खेती में भी हल और बैल का ज़रूरत होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पाता था, क्योंकि हल और बैल तो किसान के पास ही होते थे और किसान अपना खेती में बिजी रहते थे, नील की खेती में ध्यान नहीं देते थे। लेकिन हर हल और बैलों की भी ज़रूरत होती है नील की खेती के लिए, उसके लिए उसकी कमी पड़ गई। क्या पड़ गई? कमी पड़ गई, ऐसा नहीं मिलने लगा। निज व्यवस्था के अंतर्गत नील पैदावार सिर्फ 25%, निज व्यवस्था के अंतर्गत नील व्यवस्था 25%, उससे भी कम पड़ गई थी, है ना। नील की पैदावार बहुत कम पड़ गई थी और नील की खेती होने के बाद उसमें से कोई फसल नहीं होती थी, यानी कि उसमें कोई फसल नहीं, क्योंकि ज़मीन क्या बन जाती थी? बंजर बन जाती थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसी था। रैयती खेती क्या होती थी? रैयत खेती कैसे होती थी, इसको देखते हैं। रैयती बगान मालिक रैयतों को एक अनुबंध करते थे, यानी कि जिसका खेत था उसके साथ अनुबंध करते थे, लिखित करते थे, है ना, लिखित करते थे। और क्या करते थे? मुखिया रैयतों की तरफ से अनुबंध के लिए बाध्य किया करते थे। अब मुखिया इसको बाध्य करते थे कि तुम जाओ, तुमको अंग्रेज बुलाया है तुमको लिखित करने के लिए, और ये किसान जाना नहीं चाहते थे, और अंग्रेज इधर प्रेशर देता था मुखिया को, मुखिया प्रेशर देता था किसान को जाना पड़ता था, है ना। मुखिया के लिए बाध्य किया जाता था, मुखिया करते थे। तथा अनुबंध के बाद कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता था, यानी कि कम ब्याज दर पर बोलता था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना नील की खेती करने के लिए, हम कर्ज दे देते हैं। कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता था, लेकिन उसका एक शर्त होता था। क्या शर्त होता था? दिया जाता था, और कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती आपको करनी होती थी। यानी कि ब्याज आप लेंगे कंपनी से, यदि आप ब्याज लेंगे तो उसमें से यही शर्त है कि अपने जमीन के 25% हिस्सा पर नील की खेती करनी पड़ेगी। वही अनुबंध किया जाता था। ठीक है। नील विद्रोह क्यों हुआ? नील विद्रोह फिर होना शुरू हुआ क्योंकि पता है ना, भूमि बंजर हो रही थी, किसान लोग फिर खेती नहीं कर पा रहे थे उस जगह पर। वो सही नील विद्रोह यानी कि क्या है ना, इंडिगो रिवोल्ट। फिर आगे देखते हैं कि शुरुआत, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिला से एक गांव से शुरू हुई थी। अब विशेष रूप से यह विद्रोह मार्च 1859 में चौगांचा गांव में शुरू हुआ। विशेष रूप से कहां से? चौगांचा गांव में शुरू हुआ, जो कृष्णा नगर के पास स्थित है। कहां पर है? कृष्णा नगर के पास स्थित है। यह विद्रोह का नेतृत्व में दो किसान नेता थे नील विद्रोह के नेतृत्व में। कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये दोनों नील का विद्रोह किए थे। कहां से? बंगाल की तरफ से, है ना। नील का विद्रोह किए थे। कौन कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों थे। ठीक है, नेता थे। ऐसा ही नील का विद्रोह हो रहा था, किसान लोग मना कर रहे थे। ठीक है, देखिए किसानों की हालत कितनी जर्जर हो गई थी। ये उस दौरान के लिए गए तस्वीर है, जो आप दोनों में डिफरेंस पता कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस का पता कर पाएंगे, है ना, पता चलता होगा। देखिए नील की खेती सबसे अधिक यहीं पर होती थी, यहीं पर जहाँ पर लाल वाले हैं, है ना। बंगाल में होती थी और बिहार में भी होती थी इसकी खेती। आगे देखते हैं, जिसमें बिहार में नील विद्रोह के कारण हुआ था ना चंपारण सत्याग्रह, पता है ना, तिनकटिया प्रणाली, आपको पता होगा इस सब के बारे में। देखिए मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयत मिलकर नील की खेती करने से इनकार कर दिया, है ना। मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयत ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। रैयतों ने बगान मालिक को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, और जो बगान मालिक था उसको लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया गया। और रैयतों को जमींदारों को मुखिया को समर्थन मिला, और
और क्या, बगावत धीरे धीरे विद्रोह के रूप में फैल गया। फिर बगावत धीरे धीरे विद्रोह के रूप में फैलने लगा। फिर आगे 1859 में मजिस्ट्रेट्स एसोसिएशन की घोषणा किया गया, रैयतों को नील का अनुबंध के लिए बाध्य किया गया और बाद में एक नील आयोग का गठन हुआ, जिसमें कहा गया था कि तात्कालिक अनुबंध पर पूरा करने के बाद रैयतों आगे अनुबंध ना करने के लिए स्वतंत्र होगा, है ना। जो तात्काल में अनुबंध किए हैं उसको आप पूरा कर लीजिए, तो फिर बाद में आप स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर आपको नील की खेती करने की कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण का क्या किया गया, सत्याग्रह किया गया। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण का सत्याग्रह हुआ था बिहार में, है ना, तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ। किसके खिलाफ, तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ। उसी प्रकार से यहाँ पर नोट में दिया गया दो लाइन कि भारत में नील का विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। नील विद्रोह के दौरान कौन थे, लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। फिर आगे देखते हैं नील दर्पण। नील दर्पण ये क्या था, नील दर्पण एक पुस्तक था। नील दर्पण एक पुस्तक था जो नील करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति दिखाई गई थी। ये बंगाल में खूब चला, ये पत्रिका था, बंगाल में खूब चला और इस पर एक बहुत खतरनाक आंदोलन तैयार किया गया, नील दर्पण, जिसको लिखने वाले कौन थे, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया 1858 से 59 में। एक पुस्तक थे, ठीक है। नील दर्पण, नील रोपण दर्पण, यही नाम था, कुछ भी दोनों नाम एक ही है, ठीक है। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, जो कि बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा गया। यह एक बंगाली नाटक था, नाटक के रूप में उसको लिखा गया, पत्रिका, है ना, ऐसा था। इस प्रकार से सवाल समाप्त होता है। अब आते हैं कुछ सवाल को जान लेते हैं। ब्रिटेन के लिए प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, ब्रिटेन के लिए प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, तो बताइए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे, होल्ट, मैकेजी, कार्नवालिस, डलहौजी और विलियम मॉरिस कौन थे, बताइए। इस सवाल का जवाब बताइए, कौन होंगे, कार्नवालिस होंगे। कौन होंगे, कार्नवालिस। देखिए आगे नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन थे, नील की खेती के दो मुख्य तरीका था, वो कौन था, निज भी था और रैयत भी था, दोनों तो था, दोनों किया जा रहा था। अगला बताइएगा, बोर्ड पौधा का कौन सा क्षेत्र में उगता है, बोर्ड पौधा उग रहा था कौन सा, समशीतोष्ण कटिबंधीय में बोर्ड का पौधा उगता था, है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वर्षा वन में नहीं, शीतोष्ण में, है ना, यहीं पर उगता था, जो कि यूरोप में ही उगता था। ये बोर्ड पौधा कौन कौन से देशों में उगता था, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, उपरोक्त सभी कहाँ उगता था, है ना, जर्मनी और ब्रिटेन में यहाँ पर उगता था बोर्ड पौधा। फिर आगे देखिए, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत पड़ती थी, बड़े बड़े भूखंड, छोटे छोटे भूखंड, क और खा, इसमें से बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत पड़ती थी, है ना। ए नंबर, छोटे छोटे भूखंड पर भी किया जाता था, लेकिन उसकी ज़रूरत थी। आगे देखते हैं, जबरन खेती में कौन कौन से फसलें आती थी, जबरन खेती यानी कि नील की खेती जो बार बार ज़बरदस्ती कराया जाता किसानों से, कौन कौन से फसलें आते थे, इसमें आते थे, कौन कौन से आते थे, कॉफ़ी भी करवाया जाता था, तंबाकू भी और चाय भी, तीनों आ जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यूरोपीय बाजारों में किन किन चीज़ों की मात्रा कम थी, किन किन चीज़ों की मात्रा कम थी, तो नीला रंग, इनकी मात्रा, काला रंग, नील, पीला रंग, है ना, किसकी मात्रा कम थी, तो नीला रंग की, यही ना, नील की खेती इसी से तो होती थी। किस चीज़ की मात्रा कम थी, तो नील की मात्रा कम थी, है ना, नीला रंग तो मिल ही रहा था बोर्ड पौधा से। आगे देखते हैं, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था, 1788 का बात किया जा रहा है, तो मात्र 30% था, लेकिन बाद में बढ़कर के कितना हो गया, 95%, याद है ना, जो कब हुआ था, 10 में हुआ था, 1910 में हुआ था, याद कीजिए। आगे देखते हैं, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होता है ना, कहाँ पर होता है, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होता है, यहाँ पर इंग्लैंड में। देखिएगा, गुलामों में बगावत कब की गई थी, गुलामों में बगावत जो शुरू हुई कब हुई, 1791 में, 1790 में, 1785 में, 1720 में, कब हुई थी इसमें, गुलामों में बगावत कब की गई थी, बताइए इस सवाल का जवाब।
1791, ठीक है। देखिएगा, गाँवों के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? गांव के मुखिया से यदि हम भू राजस्व लेंगे तो क्या कहलाता था? वो महालवारी था। क्या था? महालवारी था। आगे बताइएगा, नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती थी? किस प्रकार की ज़मीन पर की जाती थी? नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती थी, है ना? बंजर ज़मीन पर तो होगी नहीं, उजाड़ू ज़मीन पर नहीं होगी, रेतीली ज़मीन पर नहीं होगी। कैसा? ये बंजर ज़मीन पर तो नील की खेती होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ज़मीन बंजर हो गया, है ना? रेतीली, है ना? रेतीली ज़मीन पर। आगे देखते हैं, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता है? कौन से रंग का इस्तेमाल होते हैं? मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होते हैं? यहाँ नीले रंग का इस्तेमाल होते हैं, है ना? देखना है आगे। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले कितने प्रतिशत हो गया था? 95% नील हो गया था, ठीक है। बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को, 1765 को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। महालवारी को कब लागू किया गया था? महालवारी व्यवस्था कब लाया गया था? बताइएगा तो 1800 कब लाया गया था? 22 में, यही ना? हाँ, आगे देखिएगा, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? कंपनी को बंगाल की दीवानी मिला तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थव्यवस्था में कभी मजबूती और कभी कमजोरी आती दिखाई दी, है ना? अर्थव्यवस्था में कोई गहरी संकट में ही पड़ गई, यही ना? क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग अकाल में फिर मारे गए, पता है ना? 1770 में। रैयतवारी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? रैयतवारी व्यवस्था को किसने लागू किया? तो बताइए, रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने वाला टॉमस मुनरो, होल्ट मैकेजी, किसने लागू किया था? इसमें से टॉमस मुनरो, यही ना? होल्ट मैकेजी तो लाए थे महालवारी व्यवस्था। देखिए आगे, 1770 के बाद बंगाल में अकाल कितने लोगों की मौत आ गई? लगभग 1 करोड़, लगभग 1 करोड़, है ना? 1/3 भाग, 1 करोड़। मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड बेलेजली ने। क्लाइव ने, किसने? क्लाइव ने। आगे देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1793 में, है ना? आगे बताइएगा, रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत की भूमि पर नील उगाना पड़ता था? रैयतों को कम से कम 25% की भूमि पर नील उगाना पड़ता था। वो भी कब? जब कर्ज लेता था तो, कर्ज लेता था तो, है ना? इसका कर्ज के लिए बाध्य कौन करते थे? मुखिया। बताइएगा, राज्य अस्थाई बंदोबस्त के निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया था? ये कहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त? ये बिहार के क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ। नील विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ? बंगाल के रैयतों में नील विद्रोह आरंभ हुआ। कहाँ हुआ? ये कब हुआ? ये बंगाल में ही शुरू हुआ, लेकिन कब हुआ इसका आरंभ? 1859 में, है ना? 1859 में, मार्च ही में होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई? अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की अस्थाई, महालवारी, रैयतवारी तीनों चलाया गया, ठीक है। अगला देखिएगा, एक सवाल है यहाँ पर, महालवारी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई थी? महालवारी व्यवस्था चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के इलाके में, ठीक है, बंगाल में नहीं चलाई गई थी। आगे देखिएगा, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त किया? 1700। इस सवाल को स्किप कीजिए, आगे देखिए। महाल क्या है? महाल गांवों का एक समूह है, सैनिक का एक समूह है, अधिकारियों का एक समूह है। महाल क्या है? महाल गांवों का एक समूह है, सैनिकों का एक समूह है, अधिकारियों का एक समूह है। महाल जो है गांवों का एक समूह है ना? गांवों का एक समूह है, क्योंकि वहीं पर तो उसका मालिक मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। बताइए, अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है? भू राजस्व से, बिक्री से, धार्मिक कर से, निर्माण कर से, भू राजस्व से, ठीक है।
अगला बताइएगा, महलबारी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता है? महलबारी व्यवस्था में राजस्व कौन जमा करता है? कंपनी के अधिकारी, कंपनी के अधिकारी। इसमें जमींदार नहीं रहते, ये स्थायी बंदोबस्त है। मुखिया महलबारी व्यवस्था है, कंपनी के अधिकारी हो जाएंगे रैयतवारी। आगे बताइएगा, नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? नील का प्रयोग करते थे तो कपड़ा रंगने में, है ना, कपड़ा रंगने में। अगला बताइएगा, किसान को सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? किसान यदि भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? जमींदारी, महलबारी, रैयतवारी। किसानों से सीधे भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? रैयतवारी कहलाता था, है ना। बताइएगा आगे, भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल आया? तो बंगाल में। कहाँ आया? बंगाल में। बताइएगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिली? तो ये फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। अगला बताइएगा, महलबारी व्यवस्था, महलबारी व्यवस्था किसकी देन है? किसकी देन है? महलबारी होल्ट मैकेजी की देन है ना। बताइएगा, अंग्रेजों को किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया गया? अंग्रेजों किस फसल के उत्पादन को? तो ये तीनों नहीं थे, ठीक है, ये नील की खेती के लिए प्रोत्साहन किया गया था। आगे देखिए, किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे? किसान नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुनाफा कम होता था, ज़मीन की उपज शक्ति नष्ट हो जाती थी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। उपरोक्त सभी, मुनाफा कम होता था, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी, ये बी नंबर हो जाएगी। और अधिक श्रम और आवश्यकता की जरूरत होती है, ये भी हो जाएगी। या मुनाफा भी कम होता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भले नगदी फसल था लेकिन यहाँ पर मुनाफा अधिक नहीं होता था। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हुई। फिर आगे इसके अगला चैप्टर आएंगे, है ना। इसी प्रकार से एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक के चैप्टर को होते रहेंगे। तो 7th 8th 9th 10th सभी के एनसीईआरटी के चैप्टर होंगे धीरे धीरे, ठीक है। कुछ कुछ अभी तक डला चुका है, उसका जाकर के वीडियो देख लें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।